सभी को नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट में आने वाले गद्यांश की, जहाँ से गद्यांश से पूछा जाता है आपका हिंदी का जो पोर्शन रहता है उसमें गद्यांश रहते हैं या पद्य भाग रहता है। गद्यांश के साथ साथ आपको पद्य भाग भी देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। 15 इधर से आ जाते हैं, 15 उधर से आ जाते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा आपका क्या किया जाएगा कि गद्यांश से पूछा जाता है। यहाँ से 20-25 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और पद्य भाग से यानी पद्यांश जो कविता का जो पोर्शन होता है उससे 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 30 होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको व्याकरण अलग से नहीं पूछा जाता है। गद्यांश में जो भी गद्यांश दिया होगा उसी से रिलेटेड आपका उसमें 1-2 नंबर का व्याकरण पूछ दिया जाता है, तो व्याकरण के लिए इतना घबराना नहीं है। चलिए, गद्यांश को जो बनाने का तरीका है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा देख रहे हैं, इतना बड़ा गद्यांश है, तो इसमें इसको पढ़ने में टाइम बहुत जाता है, और टाइम यहाँ पे गंवाना नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको डील करना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ किसका वर्णन किया गया है। यहाँ किसका वर्णन किया गया है, पहला है आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का, फिर है सामाजिक परिवर्तन का, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा का, पुरानी पीढ़ी के लोगों का। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जब डील करिएगा तो ये आप दिमाग में रखिए कि ऑप्शन में क्या क्या है, और ऑप्शन में जो कुछ भी है वो ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि गद्यांश बनाने का तरीका ये है कि जब कभी भी अगर आप पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका ऑप्शन आपको पहला, दूसरा या तीसरा लाइन में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोगों का ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिए। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, भारतीय समाज में तेजी से आर्थिक समाज ही नहीं, भारतीय समाज में तेजी से आर्थिक सामाजिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके सब केंद्र बिंदु नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा हैं। आधुनिक भारतीय युवा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 कहाँ गया, 38। फिर एक, कौन रुपये को अपना स्टेटस सिंबल मानता है, स्टेटस सिंबल मानता है। ये देखिए, इसको गद्यांश को पढ़ने का, संस्कृत हो या कोई हिंदी हो या इंग्लिश का पोर्शन, जब कभी भी आप अगर पैराग्राफ इंग्लिश का भी बना रहे हैं या संस्कृत का बना रहे हैं, तो देखिए आपको क्वेश्चन का ये मेन ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्टेटस सिंबल बनाता है। रुपये को है वैसे ये ज़रूरी यहाँ से यहाँ तक, तो रुपये को कौन अपना स्टेटस सिंबल बनाता है ना, ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये ढूंढेंगे कि ये पोर्शन कहाँ पे है गद्यांश में। चलिए ढूंढते हैं, रुपये को अपना स्टेटस सिंबल बनाता है, और ऑप्शन भी ध्यान में रखना है कि क्या ऑप्शन है, पुरानी पीढ़ी के लोग, शासी व्यक्ति, आत्मनिर्भर युवा और भारतीय युवा। चलिए ढूंढते हैं क्या था क्वेश्चन, अपना स्टेटस सिंबल बनाता है, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल कहाँ, देखिए स्टेटस सिंबल कहाँ है जी, ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में, यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक भारतीय, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा हैं, ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक है, ये रुपये को अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया है ना, यहाँ से दिया है ना, नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, साहसी एवं कुशल कार्मिक है, ये रुपये को अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं। ये कौन, ये आधुनिक भारतीय युवा ही स्टेटस सिंबल बनाता है। अब देखिए ऑप्शन में वो आपके है कि नहीं है, आधुनिक भारतीय युवा है ना, है ऑप्शन में, ये है, यही आपका सही हो जाएगा, आधुनिक भारतीय युवा, वही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। परिच्छेद में भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है। परिच्छेद में यानी कि जो आपका गद्यांश है उसमें भारतीय समाज क्या है, परिच्छेद में भारतीय समाज में किस प्रकार
के परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है। यानी कि गद्यांश में उन चीज़ों की चर्चा की गई है लेकिन एक चीज़ की चर्चा नहीं की गई है। अब गद्यांश को पढ़ने का समय आ गया है। इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन। 4 ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। देखिए ऑप्शन जब भी आपके दिमाग में रहना चाहिए आप, क्योंकि आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन होगा ना कि आपको ऑफलाइन का तो ज़माना गया, ऑनलाइन ही सारे जितनी भी एग्ज़ाम होंगी अब अधिकतर ऑनलाइन ही होंगी। तो क्या करना है आपको, ऑप्शन को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि क्या क्या ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको गद्यांश में देखना है कि इनमें से क्या चीज़ों के बारे में नहीं कहा गया है, किन चीज़ों के बारे में नहीं कहा गया है। तो ढूंढना पड़ेगा। अब गद्यांश पढ़ने का समय आ गया है। देखिए पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, किन चीज़ों के बारे में नहीं कहा गया है, किन चीज़ों के बारे में कहा गया है, वो पढ़ना है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए खासकर आप लोग क्या कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ है उस पर थोड़ा सा जल्दी उसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसको बनाइए और वहाँ से 2 से 4 मिनट संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए बचा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे गद्यांश आपको पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, तो 2-3 मिनट वहाँ पे लग जाते हैं, है ना। देखिए पिछले कुछ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेने में विश्वास करते हैं। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी में कोई अंतर नहीं, पीढ़ी श्रेष्ठ साबित करने तकनीकों के पीढ़ी की युवा तकनीकों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान करना, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग समस्या के समाधान के लिए भारतीय युवाओं ने अपनी बुद्धि क्षमता विश्व भर में IIT यानी कि इसका सामाजिक परिवेश तो दर्शाया गया है। देख इसमें सॉफ्टवेयर यानी कि साइंस को भी दर्शाया गया है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या भारतीय युवाओं के स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीयों ने क्रांति सूत्रपात किया है। तेंदुलकर, सुष्मिता सेन, बुद्धि ज्योतिरादित्य, ये सब कुछ सामाजिक के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन था, सामाजिक परिवर्तन तो है इसमें, है ना, आर्थिक परिवर्तन भी है कहीं ना कहीं, धार्मिक परिवर्तन कहीं नहीं दिख रहा है वहाँ पे। 39 में धार्मिक परिवर्तन ही आपका आंसर सही हो जाएगा। आप ये आप इसको पढ़े होंगे, देखिए इसमें धार्मिक परिवर्तन आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में जिक्र किया गया है, सामाजिक परिवर्तन का भी जिक्र किया गया है। सामाजिक परिवर्तन का जिक्र है, सांस्कृतिक का है, आर्थिक का है। देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी यानी कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, आर्थिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे देखिए MS धोनी वगैरह का नाम दिया गया है और ये कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से परिपूर्ण है। तो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक का तो हो गया, लेकिन यहाँ पे धर्म का कुछ यहाँ पे नहीं कहा गया, वर्णन नहीं है ना, भगवान के बारे में या कोई आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही आंसर आपका सही हो जाएगा 4th नंबर का जो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना, सचिन तेंदुलकर तो मिल गए, प्रियंका चोपड़ा का भी वर्णन हो गया था। अब देखिए राहुल गांधी और वीरेंद्र सहवाग का हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए कहाँ था, ये कहाँ भाग गया आपका, ये तेंदुलकर, धोनी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, विख्यात लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ज्योतिरा, सचिन, राहुल गांधी के बारे में कहा गया है, वीरेंद्र सहवाग के बारे में नहीं कहा गया है। तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। कहाँ भाग गया, यही है ना, वीरेंद्र सहवाग, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 3rd। फिर है किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं में क्रांति का सूत्रपात किया है। किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। पहला ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य एवं औषधि में, तकनीकों के प्रयोग में, कंप्यूटर उद्योग में, सॉफ्टवेयर उद्योग में। अभी आप ये मतलब अभी के समय के अनुसार कंप्यूटर उद्योग नहीं मार दीजिएगा, ये आपको गद्यांश के अनुसार देखना है कि उसमें क्या दिया गया है, स्वास्थ्य एवं औषधि दिया है कि तकनीक दिया है, कि इसमें क्या क्वेश्चन है।
इसमें है भारतीय युवाओं में क्रांति का, ये देखिए ये पोर्शन आपको ढूंढना है कि आधुनिक भारतीयों ने क्रांति का सूत्रपात किया है, और ऑप्शन को भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए थोड़ा ढूंढ लेते हैं। सूत्रपात किया है, कहीं ना कहीं तो था, अंतर नहीं हुआ। पीढ़ी तकनीकों के प्रयोग अत्यधिक सहज हैं, समाधान चाहते हैं, बुद्धि का लोहा मनवाया है। आईआईटी सारी दुनिया सभी कंपनियों में हो रहा है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीयों ने पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाया है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन सॉफ्टवेयर उद्योग, ये यहाँ पे देखिए आधुनिक भारतीय युवा ने क्रांति स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में, यहाँ पे है ना ऑप्शन नहीं, आपका जो ऑप्शन था इसमें स्वास्थ्य एवं औद्योगिक औषधि, जिसको दवा कहते हैं, औषधि के क्षेत्र में आधुनिक भारतीयों ने क्रांति का सूत्रपात किया है, यही ना क्वेश्चन था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं औषधि। स्वास्थ्य एवं औषधि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारतीय युवाओं ने संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, अभी हम लोगों ने ऊपर जस्ट पढ़ा है ना, वही होगा, देख लेते हैं। ये कहाँ गया? 42 है ना, 42 समस्या समाधान, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। देखिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, यही ऑप्शन है, वही सही होगा। थोड़ा सा आपको ना आपका दिमाग अभी बिजली की तरह थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ज़्यादा, वहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। 30 मिनट मिलते हैं 30 क्वेश्चन के लिए। कहाँ भाग गया ये तो हो गया था सॉफ्टवेयर। दूसरा भारतीय युवाओं ने, देखा ना आप लोगों ने, ये गद्य के अनुसार आपको बनाना पड़ता है, थोड़ा सा जल्दी में बनाना पड़ता है। ऐश्वर्या राय है, पता ही होगा आप लोगों को ये क्या है नहीं थी। ऐश्वर्या राय क्या थी? पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी है ना। 43 का क्या हो जाएगा? यही होगा, मिस वर्ल्ड थी ना, पूर्व मिस वर्ल्ड। अभी तो नहीं है, अभी कौन है हमको भी नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी पीढ़ी के मुकाबले नई भारतीय पीढ़ी अधिक कमज़ोर है, अधिक दूसरों पर अधिक आत्मनिर्भर है, परिवार पर निर्भर है। ये ऑप्शन सही होगा आपका, क्योंकि बहुत बार ऊपर में जिक्र हुआ है। देखिए है ना, ऊपर में लिखा हुआ था, गद्य में लिखा था, बहुत ही आत्मनिर्भर है। पुरानी पीढ़ी नई तकनीकों में काम भागा, है ना। भारतीय बहुत आत्मनिर्भर है, यहाँ पे दिए ऊपर में ही, ऊपर स्टेंजा में ही लिखा है, ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर एवं साहसी एवं कुशल कार्मिक है। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी होता है सीटेट का एग्ज़ाम। आप जाइए और अच्छे से दीजिए, दिमाग शांत करके, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर है सचिन पायलट का संबंध है। सचिन पायलट है, सचिन पायलट। देखिए ऊपर में क्या लिखा था, सचिन पायलट का संबंध है। जानते होंगे इनके बारे में, सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट, सचिन तेंदुलकर तो दिया नहीं है। देखिए सचिन पायलट, अगाथा संगमा, नवीन जिंदल इत्यादि भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। दिया नहीं है कि किसका स्रोत है, मतलब भारतीय सौंदर्य के साथ बुद्धि के संगम का लोहा पूरी दुनिया में मनाया। राजनीति में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट। यहाँ पे देखिए राजनीति में राहुल गांधी हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, सचिन पायलट भी राजनीति में ही आते हैं। ठीक है,
तो वो राजनीति में हो जाएंगे। उसका आंसर जो सही होगा राजनीति होगा। है ना, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है राजनीति से, वही सचिन पायलट का संबंध राजनीति से है। फिर अब बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो मधुर वाणी में, ये आपका पेडागोजी का हो गया। देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी में संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। मधुर वाणी, ये नहीं मधुर वाणी, मधुर थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मधुर भी नहीं बोलना है। ये नहीं कि कोई आपको गरिया रहा है और आप उससे मधुरता का ही व्यवहार किए जा रहे हैं। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये सही होगा, क्योंकि बोलना का ये वही होता है कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं ना, यानी कि बोलना, संप्रेषण मतलब क्या, बोलना। यानी कि अगर आपको बोलना सही तरीके से आता है, अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल है, तो आप किसी भी स्थिति में जो मतलब जो स्थिति वहाँ पे दर्शाई गई है उस स्थिति के अनुसार अगर आप बात कहने में सक्षम हैं, सफल हो जाते हैं, तो वही होता है बोलना महत्वपूर्ण, वही हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकंड। समझ गए ना, बोलना कौशल, है ना, बोलना कौशल होता है ना, बोलना मतलब क्या, आप अगर आप मान लीजिए वक्ता है और आपकी भाषा या आपकी बोली अगर कोई समझ नहीं पा रहा है, जैसे मैं ही पढ़ा रही हूँ अभी, और हमारी बात अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा बोलना जायज़ नहीं होगा, यानी कि हमारा कोई बोलना कोई मतलब सार्थक ही नहीं होगा। तो उसको क्या करना है, अगर आप हमारी बात सही सही तरीके से समझ रहे हैं, यानी कि ऑडियंस तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है और वो समझ रहे हैं हम कि क्या कहना चाहते हैं, तो वो हमारा सार्थक हो जाएगा बोलना। तो वही है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकता है, वही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा हम लोगों ने पढ़ा था। समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहाँ पे आयु कोई मैटर नहीं होता, जाति कोई मैटर नहीं होती, रंग भेदभाव कोई मैटर नहीं करता वहाँ पे। यानी कि आप जो भी क्लास से आए, क्लास नहीं मतलब जो भी आपका स्टेटस है, आपके स्टेटस से नहीं मतलब है, आपके गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है, आपको एक भाव करके बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे बच्चों को या जो भी शिक्षा लेना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी एज के हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर वो विकलांग भी है तो भी मैटर नहीं करता है। यानी कि जो भी बच्चे स्वस्थ हैं और जो बच्चे अस्वस्थ भी है, उनको भी वहाँ पे समावेशी शिक्षा में एक दृष्टि के साथ शिक्षण देने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यहाँ पे प्रतिकूल है, निगेटिव क्वेश्चन है। देखिए, अनुकूल नहीं बोला जा रहा है, प्रतिकूल है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत होता है वो कौन सा उसके अनुकूल नहीं है। तो देखिए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा शीघ्रता से होगा, प्रतिकूल है, क्वेश्चन निगेटिव है, तो इसका आंसर बोले थे निगेटिव ही होगा। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। फिर अब बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा के प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये पॉजिटिव है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है। आपको निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव है क्वेश्चन, तो उसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा एनसीएफ कहता है कि व्याकरण के नियम से वो सिखाने, व्याकरण के नियम, वो व्याकरण का नियम जैसे ही आ जाएगा, तो व्याकरण हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो निगेटिव है ना, यानी रट्टा मार नहीं करना है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये कहीं भी सही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है क्या, व्याकरण का नियम आपको समझाना नहीं है ना रटाना है बच्चों को। आपको क्या करना है कि उस माहौल में बच्चों को रख देना है कि बच्चे अपने आप त्रुटि करके भी सीखे,
उस माहौल से सीखे। ये नहीं कि आप उसको व्याकरण का नियम कानून बताए कि हाँ ऐसे होता है, ये स्वर होता है, ये विसर्ग होता है, ये स्त्री होता है, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। बच्चे को अगर आप उस परिवेश में छोड़ते हैं, अगर भाषा बच्चे को सिखाना है तो उस परिवेश में छोड़ दीजिए, बच्चा स्वयं सीख जाएगा। चाहे बच्चे को फ्रेंच सिखाना हो, हिंदी सिखानी हो, भोजपुरी सिखानी हो, कोई भी भाषा सिखानी हो, तो उसको क्या किया जाता है, बच्चे को उस परिवेश में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए ये प्रिंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समृद्ध माहौल में भाषा सीखने में सहायक होता है ना। तो ये यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, मतलब एक अगर आपका निगेटिव मिल गया तो इतना दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। कुछ ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट जिसको मतलब एक आंसर आपका मिल गया, निगेटिव क्वेश्चन है ना, ये निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव आंसर आपका एक भी मिल गया तो वही सही है। उस पर ज़्यादा आप दिमाग नहीं लड़ाइए कि ये सही होगा या ये वो सही होगा, ये सही है आपका वो हो गया। यानी कि निगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा निगेटिव होता है, इतना दिमाग में रखिए। और टैग वर्ड पे ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए। टैग वर्ड पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, टैग वर्ड जो भी होते हैं निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, उसको ध्यान में रखिए, आपका पेडागोजी आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना किस सोपान के अंतर्गत आ जाती है? गद्य शिक्षण करते समय शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना किस सोपान के अंतर्गत आ जाती है? आदर्श वाचन, गद्य शिक्षण मतलब वो बच्चा जो अगर स्टोरी लिख रहा है तो शब्द भंडारण में वृद्धि पाठ योजना के शब्द भंडारण, देखिए अगर आप मान लीजिए स्टोरी लिख रहे हैं कोई, तो उसमें आपको क्या होगा, स्टोरी में आपको बहुत सारे वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मुहावरे का भी प्रयोग। जैसे आप गोदान वगैरह पढ़े होंगे या कुछ भी प्रेमचंद का कोई स्टोरी या किसी रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़े होंगे, तो उन्होंने क्या किया है, अपने गद्य जो भी लेखनी लिखी है इन्होंने, जो भी कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने, उसमें क्या आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी मुहावरों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे जादू भरे वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो उसमें शब्द भंडारण में वही कह रहा कि पाठ्य योजना के किस सोपान के अंतर्गत आती है? तो ये है, पहला है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, आदर्श वाचन, विचार विश्लेषण, आत्मीकरण। उत्प्रेरणात्मक उपकरण यानी कि प्रेरणात्मक, जो आपको प्रेरणा देती है वो उपक्रम मतलब वो शब्द ही समझिए। ये आत्मीकरण होगा, क्योंकि ऐसे भी देखिए अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं ना, स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड ही नहीं देने हैं कि जिसको आपके श्रोता समझ नहीं पाए। तो ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे आप खुद सेटिस्फाइड हो, समझे। तो ऐसी चीज़ें लिखिए जिससे आपका जो भी ऑडियंस वगैरह है खुद सेटिस्फाइड हो। जैसे आप लोगों ने प्रेमचंद का एक कौन सा है, गोदान शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। गोदान एक उपन्यास है इनका, प्रेमचंद का। तो उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से उसमें अपने आप की लेखनी क्या की है, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने संजोया है। इतना अच्छे से लिखे हैं कि मतलब एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। तो वही है, कहने का मतलब ये है कि गद्यांश अगर स्टोरी आप लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि एक एक जो भी वर्ड है बहुत ही सरल तरीके से आपको देना है, कि पहले आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि आत्मीकरण मतलब क्या होता है, स्वयं का सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं। अगर आप समझ गए तो आपके श्रोता भी भली भांति समझ जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये सब हार्ड वर्ड है। विचार विश्लेषण नहीं होगा, विचार विश्लेषण ये नहीं होगा, विचार विश्लेषण। फिर उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, ये उत्प्रेरणा उपक्रम होगा, थोड़ा सही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये आत्मीकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर सेटिस्फाइड होते हैं खुद के कामों से, तभी दूसरे व्यक्ति आपके कामों से सेटिस्फाइड होते हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से बनाइएगा क्वेश्चन।
फिर एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आप मान लीजिए बहुसांस्कृतिक कक्षा में हैं और एक भाषा शिक्षक है, यानी कि लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आप क्या आप किस पे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? ये देखिए, हाँ, अवसर अवसर दिख रहा है। अवसर पॉजिटिव वर्ड है, वही सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर देना पाठ्य पुस्तक में, ये वही हो जाएगा। अवसर जैसे आपका मिल गया ना, वही आंसर सही हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। पॉजिटिव वर्ड जितने हैं उसको ध्यान में रखिए, आपका पेडागोजी अपने आप आराम से बन जाएगा। अब एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, जो उपरोक्त पे सभी। जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, हम लोगों ने पढ़ा है कि एनसीईआरटी में वास्तविक जीवन से संबंधित हो, कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, उपरोक्त सभी होगा ना। एक सेकेंड, कल्पनाओं से संबंधित हो। देखिए, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऊपर देखिए सीटेट में आपको क्या करेगा, ये उपरोक्त सभी वाला पहले के सीटेट में होता था, जो हम लोगों ने दिया था 2018-17, 2018 में, 17 में, 19 में। ये सब सीटेट जब होते थे ना, तो उस समय जो क्या होता था, उपरोक्त वाला जो रहता था ऑप्शन, तो हम लोग मतलब 90% वो सही रहता था, उपरोक्त सभी वाला। लेकिन अभी जो किया है, तो अभी फंसाने के लिए क्या कर देता है, एक ऑप्शन आपका जानबूझ के गलत कर देता है, ताकि हम लोग क्या, अगर उपरोक्त सभी मारेंगे तो वो गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी 80% जो रहते हैं चांस, 80% चांस रहता है कि आपका उपरोक्त सभी वाला सही होगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देख लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, तब आपका सही रहता है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है आपको। देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित होता है उसी में रुचि लेगा। जो कल्पनाओं से संबंधित, ये ऑप्शन गलत है। बाद बाकी जो तर्कों पर आधारित हो वो सही है, और ये एक ऑप्शन आपका गलत है, सेकंड। तो इसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, ये पहला वाला सही होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर कविता पाठ करने से विद्यार्थी की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? कविता, जो मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो बच्चे को अगर आप कविता पाठ करा रहे हैं, तो उसमें बच्चे का किस अभिव्यक्ति का विकास होगा? मौखिक अभिव्यक्ति, अंतःकारी अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का ना होगा, मतलब बोलेगा। कविता में क्या होता है, सस्वर वाचन होती है। सस्वर वाचन मतलब एक साथ बोलना, तो मौखिक अभिव्यक्ति सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या कीजिएगा? सुंदर लेख अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्या हो जाएगा? अपने अनुभवों को लिखना, है ना। यानी कि जो बच्चा अगर अपने स्वयं से करके सीखता है ना, वही बेस्ट मानता है एनसीएफ। तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि एनसीएफ के नज़र में बेस्ट क्या है ना। आप लोग बोलिएगा कि स्रोत लेख स्कूल में, तो स्कूल में मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग होगा, तो ये नहीं कि बच्चे को स्रोत लेख यानी कि हर दिन बोलना है कि लिखना, लिख के लाना, ऐसा नहीं है। समझे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपने अनुभवों को लिखना, वही आंसर सही हो जाएगा। फिर भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक अनावश्यक है, साध्य है, एकमात्र संसाधन है, साधन है। भाषा शिक्षण में इसमें क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है। हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है कि भाषा शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक होता है ना, वो साधन का काम करता है। ये प्रश्न कई बार आ गया है, अभी तक बहुत बार पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तक में जो
भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होता है वो किस चीज़ का काम करता है, यानी कि भाषा शिक्षण जो है किस चीज़ का काम करता है, तो वो साधन का काम करता है। वो याद रखिएगा, साधन का, ना कि साध्य का। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4। फिर है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ये देखिए, ये आपका ऑप्शन गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको उनके अभिभावकों को व्यस्त रखने में क्या कोई मतलब कोई लाभ थोड़ी है। बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा ये सही लग रहा है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। कौन सा कथन उचित है। ये दोनों में से आप लोग सेलेक्ट करिए कि कौन सा सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा गृह कार्य में। ये 2 ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, तो दोनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका ये है, 3rd ऑप्शन सही है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये सही है आपका। यानी कि बच्चों की क्षमता के अनुसार आपको उसको होमवर्क देना है। ये नहीं कि बच्चा, अगर मान लीजिए बच्चे जो क्लास में होते हैं हर तरह के होते हैं, यानी कि सभी का जो मेमोरी पावर होता है या बुद्धि लेवल होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कोई मान लीजिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा तीव्र है, कोई स्लो है, तो कोई मध्यम है। तो उस हिसाब से आपको देना है, उसी हिसाब से बच्चे को आपको ट्रीट भी करना है। वही 3rd आंसर सही हो जाएगा। फिर है यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों का अक्षरों एवं शब्दों को के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्वेश्चन समझे। अक्षर एवं शब्दों को, यानी कि अक्षर और शब्द का सही आकार बच्चे को बताना है, क्रम बताना है, अक्षर के शब्दों के बीच की दूरी बतानी है, तो उसको कौन सा हम प्रशिक्षण देंगे कि बच्चे वो समझ जाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों के ख्याल से। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, प्रश्न है अक्षरों शब्दों को सही आकार, क्रम तथा अक्षरों शब्दों के बीच की दूरी, अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, यानी कि उसकी लिखावट पे ध्यान देना है ना। क्योंकि बोल के तो लिखावट या आकार उसका हम नहीं बता सकते। लिखेगी कोई स्टूडेंट, मान लीजिए लिखेगा, तभी तो उसका आकार या क्रम या उसके अक्षर शब्दों के बीच की दूरी का पता होगा। तो ऑप्शन आपका है लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वर और व्यंजन, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। देखिए सीटेट में इतना हार्ड व्याकरण नहीं आता है, बहुत ही आसान व्याकरण आता है, तो उतना ज़्यादा घबराना नहीं है, हो जाएगा। और 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 आ गया, ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, माना कि ये आपका जो रहता है 1-1 मार्क आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मान लीजिए 81 मार्क ले आते हैं, 82 मार्क ले आते हैं, उसी पे रुक जाते हैं। यानी कि पासिंग मार्क से 1-1 मार्क से थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, तो वो बहुत ही दुखदाई होता है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए व्याकरण का पोर्शन भी थोड़ा सा देख के जाइए। जो भी ज़्यादा हार्ड तो रहता नहीं है, हल्का फुल्का रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता है। 10th क्या कहते हैं 6 से 10th लेवल का जो भी व्याकरण रहता है, एक लूसेंट का हिंदी व्याकरण, हिंदी भी लीजिएगा तो उसमें भी दिया रहता है, देख लीजिएगा। बाद बाकी जो भी आपके पास व्याकरण बुक है वो देख सकते हैं उसमें।
स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं, क्या कहते हैं स्वर को? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती है, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से एक दो दोनों सत्य है, एक तथा दोनों ही असत्य है। क्या हो जाएगा आपका सही? स्वर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी ध्वनियाँ यानी कि स्वर ऐसे ध्वनि जो स्वयं की सहायता से बोलता है, यानी कि जिसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि जो स्वयं की सहायता से बोलता है, यानी कि जो बिना किसी के सहायता से बोला जाता है उसे ही स्वर कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो मूल 11 होते हैं ना। स्वर कितने होते हैं? 11। कभी कभी ये हिंदी में पूछ दिया है कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ध्यान रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ये। और स्वर 11 होते हैं, याद रखिएगा। आ जो होता है, ओ से लेके आ हो गया, आपका ई हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, फिर इसमें री आ जाता है, फिर ए, आई, ओ और ओ। ये 11 स्वर होते हैं आपके हिंदी में। वहीं पे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में होते हैं कुल 13 स्वर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या वाचन का आधार नहीं है? वाचन मतलब क्या बोलने का आधार नहीं है? अभिनय तो है वाचन का आधार। छंदानुक्रम, वाचन शैली, वाचन मुद्रा, भावनात्मक वाचन विधि। बताएं वाचन का आधार क्या नहीं है? अभिनय मतलब जो नाटक किया जाता है वो वाचन का आधार नहीं है। वाचन मुद्रा बोलने की मुद्रा नहीं है। छंद, वाचन शैली, भावात्मक वाचन विधि क्या नहीं होगा? देखिए क्वेश्चन में है वाचन का आधार नहीं है। वाचन का आधार नहीं है। देखिए सभी में वाचन शैली है। ये जो क्वेश्चन है कहाँ चला जाता है? निम्न में वाचन का आधार नहीं है। देखिए पहला है अभिनय। अभिनय मतलब जो नाटक होता है अभिनय, इसमें छंद अनुक्रम यानी कि छंद के आधार पे वाचन शैली करना, वाचन मुद्रा और भावनात्मक वाचन विधि, सभी में वाचन दिया है तो ये तीनों तो सही है। ये अभिनय, देखिए अभिनय होता है, एक मुख अभिनय भी होता है, यानी कि अगर हम वहाँ पे बोल नहीं रहे हैं तो ये वाचन का आधार तो वहाँ पे नहीं होगा। वाचन का आधार नहीं है यहाँ पे। देखिए हम अगर बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं छंदों का प्रयोग होता है, वाचन मुद्रा का भी प्रयोग होता है, फिर भावनात्मक वाचन विधि भी तो करते हैं। लेकिन अभिनय हम हमेशा क्या करते हैं? वाचन का आधार, मेन जो आधार है अभिनय नहीं है ना। अभिनय थोड़ी है, ये नहीं होगा। थोड़ा सा ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अगर आपको अगर डिफरेंट ऑप्शन मिल रहा है तो वो भी आपका रहता है कि 45% आपका वो सही रहता है। और ये अभी यहाँ पे 100% सही है, अभिनय आपका होगा। फिर रचना वह सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। यह कथन किनका है? ये कथन किनका है? रचना वह सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है, यानी कि रचना के बारे में बोला जा रहा है। रचना वह सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने में रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। ये हमने बीएड में पढ़ा था। ये देखिए अभी यहाँ पे पूछ दिया है। ये योगेंद्र जीत का कथन है। रचना वह सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। देखिए आपका जो बीएड या डीएलएड किए होंगे तो वहाँ पे कुछ जब क्या कहते हैं फिलोसफर, उन लोगों के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जॉन डीवी हो गए, रूसो हो गए, अरस्तु हो गए, विवेकानंद वगैरह जो भी हैं, उनके बारे में अगर महान व्यक्तियों के बारे में अगर पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे देता है। देखिए अभी हमें लाइब्रेरी में, ये बीएड के लाइब्रेरी में इनके बारे में पढ़े थे।
ये यहाँ पे मिल रहा है। रचना वह सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। हमको इसका परिभाषा पूरा याद नहीं था, लेकिन ये रचना और कलात्मक अभिव्यक्ति दिया है, और लिपिबद्ध ये याद था कि रचना जो होता है उसकी जो रचना होती है वो लिपिबद्ध करने का तरीका होता है। देखिए स्टेटमेंट याद करने का थोड़ा सा तरीका होता है कि जैसे अधिगम के बारे में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अधिगम वगैरह जो भी, तो उसमें भी बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको परिभाषा याद करना है, थोड़ा सा ट्रिक होता है उसका उसको याद करने का कि दिमाग में फिट कर लीजिए, उस हिसाब से आपको याद रहेगा कि हाँ ये इसकी कथन है, ये इन्होंने बोला है या इन्होंने बोला है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में है। मातृभाषा शिक्षण यानी मदर टंग जो होता है शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। मातृभाषा क्योंकि जो हमारा मदर टंग होता है उसमें क्या अभिप्रेरणा तो मिलती है माता से, क्रियाशीलता रहने की भी ज़रूरत होती है, रुचि लेनी भी पड़ती है, ये चारों सही है। देखिए ये सभी यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव चीज़ें नहीं है। अगर निगेटिव चीज़ें होती तो वहाँ पे वो ऑप्शन कट के एक ऑप्शन ही सही हो पाता। तो ध्यान दीजिएगा अगर इस हिसाब से क्वेश्चन जब कभी भी आपसे मिले तो। फिर भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्रियों का प्रमुख दायित्व है। भाषा शिक्षण में अधिगम पे हम भी भाग जाते हैं। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। कम समय से अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना चाहिए। विषय वस्तु में कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का, अधिगम यानी कि सीखने का जो सामग्री होता है भाषा शिक्षण में सबसे प्रमुख दायित्व कौन है? कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना चाहिए। पाठ में तो केंद्रित होना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे सीखना चाहते हैं स्वयं से सीखे। शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। विषय वस्तु में कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं है, ये सही लग रहा है थोड़ा। देखिए क्योंकि ये तीनों हमको गलत लग रहा है तो ये भी हमको सही लग ही नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर तीनों मान लीजिए ये 100% आपका गलत लग रहा है, यानी कि निगेटिव अगर आपका 100% लग रहा है तो ये यही ऑप्शन है कि यही सही होगा। विषय वस्तु में कठिन स्थलों को उचित स्पष्टीकरण, यानी कि जो बच्चे को कठिन लग रहा है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो ये थी कुछ हिंदी की गद्यांश, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हिंदी का गद्यांश किस हिसाब से बनाया जाना चाहिए। तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए अगर क्वेश्चन बनाते हैं, हिंदी का बनाते हैं या संस्कृत का बनाते हैं या इंग्लिश का ही बनाते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आ जाइए और क्वेश्चन पे आने के बाद क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा संदर्भ से पूछा जा रहा है तब आपको वो पोर्शन पूरा का पूरा पढ़ना है। बाद बाकी आप उसमें से मेन जो चीज़ें, मेन थीम जो रहती है उभरते रहता है। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा ना भारतीय समाज, तो ये समाज कर रहा है तो समाज के बारे में ही बताया जा रहा है। और ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए पैराग्राफ में अगर ऑप्शन उभरते रहता है ना, जैसे ये बार बार भारतीय युवा के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद बाकी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी, संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज हो आराम से बनाइए और जीत हासिल करके आइए। चलिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसी वजह से अभी कुछ बच्चों को क्या हो रहा है कि सीटेट में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से इसी पे वीडियो चल रही है। और वो भी प्रैक्टिस सेट से ये लिया जा रहा है क्योंकि अभी ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर बनाइए बिना किसी गैप के, वही आपको बेनिफिट देगा।
रेगुलर बनाइए और टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, क्योंकि आपको 2 घंटे 30 मिनट में ही आपको उतने क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 घंटा एक 50 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन डील करने हैं। तो उसी हिसाब से आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कितना क्या स्कोर हो रहा है। बाद बाकी आप सेट करते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा आसानी से आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। KVS की क्लास थोड़ी सी डिले चल रही है, बाद बाकी फिर से शुरू होगा। चलिए शुभ रात्रि।